हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ई सरल। मैं विष्णु श्रीमाल, बीटेक फ्रॉम आईटीबीएचयू वाराणसी। स्वागत करता हूं आप सब लोगों का। आज हम लोग क्या रिवीजन करने वाले हैं, आप लोगों को पता होगा ही कि हमारी पूरी की पूरी रिवीजन सीरीज आ रही है मैथमेटिक्स की। काफी टाइम हो गया इसको चलते हुए एंड लगभग ये मान के चले कि 60% कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम लोग क्या रिवाइज करें, आज क्या रिवाइज करेंगे, कौन सा चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हालांकि हमारा पहले कंप्लीट हो गया है, लेकिन क्या आपको पता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन सीन में आया था? यानी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन की डिस्कवरी हुई थी, अगर हम लोग बात करें तो। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, एक लंबी स्टोरी है, फिर कभी इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपने ई सरल सब्सक्राइब करा कि नहीं करा भाई? पहले तो ये बताओ मेरे को फटाफट। एंड आप लोगों की तैयारी चल कैसी रही है? आप सब लोगों की तैयारी चल कैसी रही है? जल्दी से बताओ मेरे को एक बार कमेंट करके फटाफट सारे बच्चे। अच्छी चल रही कि नहीं चल रही भाई? आप सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही कि नहीं चल रही? कमेंट जरूर करना और बताना मेरे को कहां पर दिक्कत आ रही है, क्या चीज में दिक्कत आ रही है। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड अगर अभी तक आपने ई सरल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी ई सरल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन चैनल है यार। यहां पर आपको मिलेगा मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी से पढ़ने का मौका, टैलेंटेड फैकल्टी से पढ़ने का मौका, उसके अलावा कोटा के बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका आप लोगों को मिल रहा है। एनके गुप्ता सर मैथमेटिक्स के जो एचओडी है, सर का 30 ईयर का लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, 30 ईयर का। ठीक है, सारांश गुप्ता सर जो कि फिजिक्स के एचओडी है, ऑल इंडिया रैंक 41 है। प्रतीक गुप्ता सर केमिस्ट्री के एचओडी जो है, आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है। एंड अर्पित माहेश्वरी सर जो कि एडवाइजर है, चीफ एडवाइजर है ई सरल में, ऑल इंडिया रैंक 2 है। ठीक है गाइस, तो इतनी बेहतरीन टीम से अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो छोड़ना नहीं चाहिए यार। जल्दी से जल्दी आपको सब्सक्राइब करना है चैनल। हम लोग इंटीग्रेशन डेफिनेट वाला स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहां पे इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहीं से इसका ओरिजिनेशन हुआ था, यहीं से निकल के आया है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोगों ने देखा था, लेकिन यहां पे बस हम लोग क्या करते हैं कि इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, ए से बी जैसे यहां पर लिमिट लगी हुई है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एल्जेब्रिक एरिया ऑफ फंक्शन एफ एक्स, एल्जेब्रिक एरिया ऑफ फंक्शन एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड लाइन एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू बी, कि फंक्शन जो है एक्स एक्सिस के साथ में कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। लाइक ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, एफ एक्स का मैंने कर्व ड्रॉ कर दिया, तो यहां पर ये लाइन एक्स इक्वल्स टू ए है, ये लाइन मैंने एक्स इक्वल्स टू बी बोल दी, तो ये जो एरिया होगा इसके एल्जेब्रिक सम को, अगर एरिया एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है तो उसको नेगेटिव एरिया बोलते हैं, एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसको पॉजिटिव एरिया बोलते हैं। तो एल्जेब्रिक एरिया जो ओवरऑल हमारा होगा ए से बी में, उसको डिनोट करता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां पर ये दे भी दिया, लाइक C1, C2, C3 एक्स इक्वल्स टू ए ये है, तो ये ऊपर का एरिया और ये एरिया जो टोटल हो जाएगा ये हमारे को मिलेगा। तो ए से बी में अगर हम लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स, तो ये ऊपर वाला एरिया ऐड हो जाएगा, नीचे वाला एरिया क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नीचे वाले एरिया जो भी है एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया, वो माइनस साइन के साथ में हम लोग लिखेंगे। तो लाइक यहाँ पे 4 एरिया हमारे को दिखाई दे रहा है A1, तो A1 तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। A1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये वाला जो एरिया है ये पॉजिटिव एरिया हमारा हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस के नीचे है तो A2 को हम नेगेटिव बोल देंगे। A3 भी यहां पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। एंड A4 वापस से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। एंड विथ साइन हम इन चारों को ऐड करेंगे तो A से B एफ एक्स डी एक्स हमारे को मिल जाएगा। अगर कोई कर्व ऑलवेज एक्स एक्सिस के ऊपर है, कोई कर्व अगर ऑलवेज एक्स एक्सिस के ऊपर है, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है ए से बी इंटरवल में, तो उसका जो एरिया होगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। एफ एक्स अगर नेगेटिव है तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ए से बी एफ एक्स इक्वल्स टू 0, ए से बी एफ एक्स इक्वल्स टू 0 होने का मतलब क्या हो गया कि यहां पर पॉजिटिव एरिया विल बी इक्वल टू नेगेटिव एरिया।
पॉजिटिव एरिया विल बी इक्वल टू नेगेटिव एरिया, यानी इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि यहां पर पॉजिटिव एरिया भी है, नेगेटिव एरिया भी है, यानी ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। एंड एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट अगर कर रहा है, कम से कम एक बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तभी अपने को पॉजिटिव एरिया, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर भी कर्व है, नीचे भी कर्व है, इसका मतलब ए से बी में एक रूट होगा ही होगा अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस कर्व है। एफ एक्स अगर कोई कंटिन्यूअस कर्व है तो ए से बी में उसका एक रूट हमारे को मिलेगा ही मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पर एक कर्व लिखा हुआ है, कर्व आप लोगों को गिवन है, हमारे को बोला है कि ए से बी में एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो ये एरिया नीचे की तरफ है, नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव है, फिर एरिया नेगेटिव आ जाएगा, फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसको अलग अलग ब्रेक करके हम लोगों ने लिख दिया भाई ए से बी तक का एरिया हमारे को निकालना है, तो इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, ए से सी तक का एरिया निकाल लो पहले, फिर सी से डी तक का एरिया निकाल लो, फिर डी से ई तक का एरिया निकाल लो, और फिर ई से बी तक का एरिया निकालो। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, यहां पर जो एरिया हम लोग लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से जो हमारे को एरिया मिलता है वो अलजेब्रिक एरिया होता है। ये मैं बार बार चीज बोल रहा हूं एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बच्चों के माइंड में होती है कि सर एरिया कैसे नेगेटिव हो गया, तो यहां पे विथ साइन हमारे को एरिया मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी, ये 20 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसका जो सम है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और अगर हमारे को मान लो एरिया ही पूछा है कि एरिया एनक्लोज बाय द कर्व विथ एक्स एक्सिस, तो नीचे का जो एरिया है ना, ये नेगेटिव वाला एरिया है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। अगर हमारे को एरिया पूछा है कि एरिया निकालो भैया, आप तो बस एरिया निकालो, अलजेब्रिक एरिया से हमारे को कोई लेना देना नहीं है, एक्स एक्सिस के साथ में कितना एरिया बना रहा है, तो फिर उसमें हम लोग क्या लेंगे, मॉड के साथ में उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, एक सेकंड कर्व और आ गया वैसा का वैसा ही, इसमें हमारे को क्या बोला है, सी से ई तक हमारे को निकालना, वही चीज है, सी से ई तक हमारे को एरिया पूछा है, तो 20 - 7 13 + 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अच्छा सी से ई तक चाहिए ना, सी से ई ये इतना एरिया चाहिए, तो 20 - 7 हो जाएगा। 0 to π/2 sin x का कर्व बनाना आता है आप लोगों को, ठीक है, तो 0 से π/2 में ही बस हमारे को ड्रॉ करना है, 0 से π/2 में ही हम ड्रॉ करेंगे। sin x का इंटीग्रेशन आपको आता ही है, sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -cos x हो जाएगा। 0 से π/2 इसमें हम लोग लिमिट पुट कर देंगे, π/2 अपर लिमिट हो जाएगी एंड 0 क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी, तो 0 - 1, यानी ये एरिया जो वो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ये एरिया कितना हो जाएगा, 1 यूनिट एरिया हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल पार्ट है 0 से 3, फ्रैक्शनल पार्ट है अगर 0 से 3, तो यहां पर क्या करेंगे भाई, फ्रैक्शनल पार्ट की एक डेफिनेशन होती है x - ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो अगर आप 0 से 1 लोगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपको याद है कि नहीं याद है, डिसकंटिन्यूअस कर्व होता है। ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस कर्व होता है। तो 0 से 1 अगर लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 से 2 लेने पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा एंड 2 से 3 अगर आप लोगे तो 2 हो जाएगा। तो यहां पर डेफिनेशन आ जाएगी x - 0, x - 1, x - 2। इसको अलग अलग इंटीग्रेट करोगे तो 1/2 1/2 1/2 हमारे को मिल जाएगा, यानी टोटल एरिया कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो समझ में आई कि नहीं आई बच्चों बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग कौन सा एरिया निकालते हैं, अलजेब्रिक एरिया निकालते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। इवेल्युएटिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, पहले आप उसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन निकालिए, या उसमें हम लोग एंटी डेरिवेटिव इसको बोल सकते हैं, वो हम लोग निकालेंगे एंड फिर उसमें हम लोग लिमिट पुट कर देंगे, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। पहले sin x का इंटीग्रेशन कर दिया, एंटी डेरिवेटिव इसका निकाल दिया, चीज वही है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ही है, लेकिन यहां पर हमारे को एक काम एक्स्ट्रा करना है। यहां पर वैल्यू निकालने के बाद में, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन निकालने के बाद में उसमें ये लिमिट और पुट कर देंगे, π/2 अपर लिमिट हो जाएगी एंड 0 क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी। तो π/2 पे 0 आ जाएगा एंड 0 पर ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 0 - 1 हमारे को मिल जाएगा। लाइक यहां पर हमारे को 1 to e to the power x ln x plus 1/x इसका इंटीग्रेशन करना है।
इसका इंटीग्रेशन करना है, पहले आप इसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कीजिए, हमारे को डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखना, अगर यहां पे लिमिट जो है ना, फिक्स्ड लिमिट है x1 टू x2, अगर हमारे को दे रखा है x1 टू x2 fx dx, तो ये क्या होगा, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। ये चीज और ध्यान रखना, ये क्या हमारे को मिलेगी, फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी। एरिया है ना भाई, तो एरिया कुछ ना कुछ कांस्टेंट निकल के आएगा, लेकिन कर्व कंटिन्यूअस होना जरूरी है x1 से x2 में। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, e टू द पावर x fx, और ये क्या लिखा हुआ, f डैश x लिखा हुआ, ठीक है। तो e टू दी पावर fx प्लस f डैश x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, e पावर fx, तो आ गया। फिर इसमें लिमिट हमने पुट कर दी 1 टू e, अपर लिमिट पुट करेंगे तो e टू दी पावर e ln e हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करोगे तो e टू दी पावर 1 ln 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, e टू दी पावर e आ जाएगी। नेक्स्ट है 1 से 2x e पावर x का इंटीग्रेशन हमें करना, 1 से 2x e पावर x। अब यहां पर जो है फर्स्ट पार्ट बाई पार्ट अगर हम लोग लगाते हैं तो आराम से इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। बाई पार्ट अगर लगाएंगे तो आराम से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 से 2 लिमिट लगा दी, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन 1 से 2 करेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, e टू दी पावर 2 मिल जाएगा सिंप्लीफाई करने पे। तो यहां पे हम क्या काम कर रहे हैं, पहले एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, यानी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन उसका कर रहे हैं, फिर उसकी लिमिट हम लोग पुट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, हम सब्स्टिट्यूशन का यूज भी कर सकते हैं अगर हमारे को डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो। अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन कैसे हम लोग यूज करेंगे, हम कुछ देखेंगे अभी आगे जाके। तो यहां पे fx की कुछ ना कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dx भी ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, और L1 और L2 जो है ना वो लिमिट भी चेंज हमारे को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सब्स्टिट्यूशन कीजिए, जैसे हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन करते थे, बाद में लास्ट में जाके वापस से वो वेरिएबल सेम पहले की तरह ही पुट कर देते थे। लाइक हम लोग क्या करते थे कि मान लीजिए हमारे को इंटीग्रेशन करना है fx f डैश x dx है, और ये x1 टू x2 इंटीग्रेट करना, तो इसको हम t मान लेते थे, तो ये किस में चला जाता था, dt में चला जाता था। तो यहाँ पे t dt हम लोग करते थे, t dt करने के बाद में ये बन जाता था t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस c, फिर उसमें हम लोग वैल्यू पुट करते थे तो f स्क्वायर डिवाइड बाई 2c हो जाता था, और फिर उसमें x1 और x2 की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, x1 और x2 की। लेकिन यहां पर आप डायरेक्टली लिमिट भी चेंज कर सकते हो, तो यहां पे x1 पुट करोगे तो यहां पर आपको fx1 मिल जाएगा, यहां पर fx2 मिल जाएगा, यानी यहां पर लिमिट जो है वो सब्स्टिट्यूशन के साथ में लिमिट भी चेंज हो जाती है। लाइक यहां पर 0 टू 1 है, तो या तो एक तरीका तो है साइन इनवर्स x को आप t मानिए, साइन इनवर्स x को आप t मानिए, फिर ये dx में dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये dt में चला जाएगा, उसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कीजिए। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करने के बाद में वापस से जो वेरिएबल हमने सब्स्टिट्यूट कर था वो वेरिएबल पुट करके फिर लिमिट अप्लाई करें। अदरवाइज दूसरा तरीका मैंने वापस से बता दिया कि इसकी लिमिट भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहां पर हमने क्या करा, साइन इनवर्स x को t माना, तो ये dt में चला जाएगा, तो ये इस तरीके से बन जाएगा t dt। और यहां पर जो है ये लिमिट का मतलब है x की वैल्यू, इस लिमिट का मतलब है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं तो t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0, तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो, अपर लिमिट 1 है, तो x की वैल्यू 1 लेने पे t की वैल्यू कितनी मिलेगी, π/2, तो यहां पर π/2 पुट कर देंगे। तो इस तरीके से आप लिमिट भी चेंज कर सकते हो। यहां पर आ जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इंटीग्रेशन हो जाएगा π/2 से 0, तो ये कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। नेक्स्ट है साइन एक्स और डी ऑफ साइन एक्स लिखा हुआ, साइन एक्स डी ऑफ साइन एक्स 0 टू 1 है। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, साइन एक्स को क्या पुट कर दो, साइन एक्स को आप टी पुट कर सकते हो, ठीक है ना। साइन एक्स को अगर मैं टी पुट कर दूंगा तो ये किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा, तो ये टी dt बन जाएगा। और यहां पर आ जाएगी लिमिट अपनी क्या हो जाएगी, 0 टू 1। यहां पर d जरा ध्यान से देखिए, यहां पर किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे हम लोग, साइन एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे। तो ये जो वैल्यू है ना ये साइन एक्स की है, ना कि एक्स की, ये चीज आप ध्यान रखिएगा।
जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वहां पर लिमिट होती है। तो यहां पर साइन एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे तो ये 0 जो वैल्यू है वो साइन एक्स की है, यहां पर 1 जो वैल्यू है साइन एक्स की है। साइन एक्स को हमने टी पुट करा है तो यहां पर जो टी की लिमिट आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 to 1 हो जाएगी। अल्फा टू बीटा डी एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स है, यहां पे रूट एक्स माइनस अल्फा को टी पुट कर दिया, एक्स माइनस अल्फा बराबर टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2t dt हो जाएगा। तो पहला काम तो यही कर दिया हमने, ठीक है। 2t dt, यहां पर ये t बन जाएगा एंड यहां पर आ जाएगा बीटा माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई भाई, टी स्क्वायर प्लस अल्फा हो गया। अब यहां पे इसके अकॉर्डिंग फिर लिमिट भी चेंज करेंगे आप, ठीक है। x इक्वल टू अगर आप अल्फा पुट करेंगे, x इक्वल टू अल्फा पुट करेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि x माइनस अल्फा है। तो यहां पर ये लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। अपर लिमिट की हम लोग बात कर लेते हैं, x इक्वल टू बीटा अगर मैं पुट कर दूं तो x माइनस अल्फा बराबर टी स्क्वायर था, तो बीटा माइनस अल्फा बराबर टी स्क्वायर हो जाएगा। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फा, और फिर इसके अंदर इंटीग्रेशन के बाद में आप यूज कर सकते, ठीक है। यहां पर ये पुरानी वाली टेक्निक से करा है, अपन ने लेटेस्ट वाली टेक्निक से कर दिया। कई बार लेकिन क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें हम लोग मिस कर देते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां हम लोग कर देते हैं। तो इन गलतियों में सुधार करने की अत्यंत आवश्यकता है। कौन सी गलतियां करते हैं हम लोग, जरा देखते हैं। यहां पर हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जब सॉल्व करते थे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन यहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो 0 से 2 पाई अगर लिमिट हम पुट कर रहे हैं और आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया कि tan x/2 बराबर t, जैसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में करते थे, तो ये सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 से 2 पाई में ये कंटिन्यूअस ही नहीं आएगा। tan x/2 0 से 2 पाई में कंटिन्यूअस होना जरूरी है, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये अगर सब्स्टिट्यूशन आप कर रहे हैं तो गलत है। इसी तरीके से 0 से पाई में आप इसको पहले अलग अलग ब्रेक करके कीजिए। ये कहां पर ब्रेक होता है आगे देखते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, 0 से पाई में यहां पर इसको इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर दिया। अब आप tan x को अगर t पुट कर देते हैं तो ये गलत सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, क्योंकि tan x जो है π/2 पर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो π/2 पे यहां पे ब्रेक हो गया तो ये अपने को गलत आंसर देगा। तो फिर इसको पहले आप इस तरीके से ब्रेक कीजिए, 0 से π/2 sec स्क्वायर x dx अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स एंड π/2 से पाई sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब यहां पे अगर आप tan x बराबर t पुट करते हैं, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर इसमें डायरेक्टली आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंस tan x π/2 पे ब्रेक होता है, तो ये हमारे को गलत आंसर देना वाला। तो समझ में आ गई ना ये बात। जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं कुछ चीजों का अपने को विशेष ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। कुछ प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, काफी हेल्पफुल रहती है, काफी अपनी कैलकुलेशन का टाइम बचेगी। बहुत बार तो क्या होगा कि हम प्रॉपर्टीज का यूज करके डेफिनेट इंटीग्रेशन को यूं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आप वेरिएबल चेंज करते हैं, x की जगह y वेरिएबल ले लो, y की जगह z ले लो या t ले लो, कुछ भी ले लो, वेरिएबल चेंज करने से डेफिनेट इंटीग्रेशन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल चेंज करने से डेफिनेट इंटीग्रेशन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a2b fx dx है, यहां पे आप x की जगह t पुट कर देंगे तो इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा है, अगर आपने लिमिट को इंटरचेंज कर दिया a से b fx dx, तो इसकी जगह आपके क्या रख लिया, इसकी जगह आपने क्या रख दिया, इसकी जगह आपने b to a अगर लिमिट रख दी, तो यहां पर फिर आपको जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का साइन चेंज करना पड़ेगा। यहां पर कौन सा साइन बाहर आ जाएगा, माइनस। वैल्यू सेम मिलेगी, लेकिन यहां पर एरिया जो होगा, यहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू जो होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है a से b fx dx, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a2c fx dx प्लस c2b fx dx। ये प्रॉपर्टी जो है ना काफी यूजफुल है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो।
अभी जस्ट मैंने बात करी थी इससे पहले, जब हम लोग इनकरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, यहां पे ये इनकरेक्ट हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन करा था, यहां पर वो चीज सब्स्टिट्यूट करना, ये सब्स्टिट्यूशन गलत है, लेकिन यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहां पे हमने फंक्शन को ब्रेक कर दिया, उसकी डिसकंटिन्यूटी जो होती वो रिमूव कर दी, तो अलग अलग पार्ट में उसको हम सोल्व कर रहे हैं। तो हम 0 से π/2 का अलग एरिया निकाल रहे हैं एंड π/2 से पाई का अलग एरिया निकाल रहे हैं एंड फिर दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो हम अगर ऐसे करते हैं तो हमारे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर अपन डायरेक्टली लिमिट पुट कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इन सब केसेस में ये प्रॉपर्टी 3 हेल्पफुल होगी जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अक्सर होता क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया एंड सिग्नम फंक्शन हो गया, ये फंक्शंस जो है वो इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होते हैं। हमारे को पता है कि ये डिसकंटिन्यूटी कहां पर आती है, ये सारे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ही है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नाउ इस प्रॉपर्टी 3 के ऊपर बेस एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, -1 to 4 fx dx। -1 to 4 fx dx हमारे को 4 गिवन है, 2 से 4 3 माइनस fx, ये हमारे को 7 गिवन है। हमारे से वैल्यू किसकी पूछा है, -1 से 2। भाई -1 से 4 हमारे को अगर गिवन है, हमारे को -1 से 2 पूछा है, 2 से 4 हमारे को यहां से मिल जाएगा, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं जो प्रॉपर्टी 3 है उसका यूज करके। तो -1 से 4 fx dx को हम क्या लिख सकते हैं, -1 से 2 fx dx, ये वैल्यू हमारे से पूछा है, प्लस 2 से 4 fx dx, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 4 हमारे को दे रखा है, यानी ये हमारे से पूछा, यानी ये वैल्यू हमारे को और कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पर इस रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे, 2 से 4 3 माइनस fx dx, ये कितना है, इसको ब्रेक करेंगे तो 2 से 4 3 dx माइनस 2 से 4 fx dx, ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये वैल्यू हमारे को कितनी गिवन है, 7 गिवन है। तो यहां पे 3 dx कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन में क्या होता है भाई, यहां पर 3 है तो 3x हो जाएगा। 2 से 4 हम लिमिट पुट कर देंगे, ये सम कितना गिवन है, 7। तो यहां पर हमारे को क्या मिल जाएगा, यहां पर हमारे को मिल जाएगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो 2 से 4 fx dx इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 6 माइनस 7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो भाई साहब ये वैल्यू -1 है, ये हमारे को कैलकुलेट करना है, दोनों का सम 4 गिवन है, तो ये कितना हो गया, ये तो बता ही सकते हो ना, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया था, -1 आ गया था, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। नेक्स्ट है 0 to 5 mod of x minus 2 इक्वल टू 13/2। अब मॉड है, मॉड अपनी डेफिनेशन चेंज करता है क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड। यहां पर इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 के राइट हैंड साइड में अलग डेफिनेशन होती है, लेफ्ट हैंड साइड में अलग डेफिनेशन होती है। तो 0 से 5 हमारे को इंटीग्रेट करना है, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कहां पर ब्रेक करेंगे, 2 पे इसको ब्रेक करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से 2, एंड 0 से 2 में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, x माइनस 2। x माइनस 2 अगर नेगेटिव हो गया 0 से 2 में, तो इसका मॉड जो है माइनस साइन के साथ ओपन हो जाएगा। 2 से 5 में इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो मॉड किसके साथ ओपन होगा, प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएगा। तो हमारे को क्या मिल जाएगा, माइनस साइन अपनी जगह है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2x 0 to 2 x² डिवाइडेड बाई 2, वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे तो बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। इसका जो एरिया है वो इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं, डायरेक्टली ज्योमेट्रिकली भी एरिया हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, एरिया होता है। तो यहां से भी आप एरिया, ये वाला एरिया कैलकुलेट करके आंसर कर सकते हो, a1 + a2, ठीक है। तो डायरेक्टली भी ये चीज आ जाएगी, आप यहां पर लिमिट पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है रूट x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम फंक्शन, ये फंक्शंस जो है इंटीजर्स पे ब्रेक होते हैं। 0 to 9 है, यहां पर लिमिट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर किस पे है, रूट x पे है। तो रूट x 0 से 9 में कहां पे इंटीजर बनेगा, वहां पे इसको ब्रेक कर दो। तो ये कहां पे ब्रेक होगा भाई, ये बन जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो इंटीजर मिलेगा,
x की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो इंटीजर मिलेगा, क्योंकि रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड 9 पर भी ये ब्रेक हो जाएगा, लेकिन 9 तो अपर लिमिट ही है, तो 2 पॉइंट पे इसको ब्रेक कर दो 1 एंड 4 पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से 1 स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 से 4 स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, एंड 4 से 9 स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब x की वैल्यू अगर आप 0 से 1 लेते हैं तो यहां पर 0 हो जाएगा क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि रूट x की वैल्यू कहां से कहां होगी, 0 से 1 में होगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। यहां पे 1 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, 4 पर इसकी वैल्यू 2 होगी, तो 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू dx आ जाएगा। 1 से 4 लिमिट लगाओगे तो 4 से 9 लिमिट लगाओगे तो ये 2 से ज्यादा होगा, 2 या 2 से ज्यादा होगा, 3 से कम होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 इंटू dx 4 से 9 अगर लिमिट लगाते हो तो यहां पर 4 माइनस 1 आ जाएगा, यहां भी 9 माइनस 4 इंटू 2 आ जाएगा, तो यहां पे इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 13 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉलिस थ्योरम। वॉलिस थ्योरम साइन एंड कोस से रिलेटेड क्वेश्चंस में काफी हेल्पफुल है। बहुत सारे क्वेश्चन जो बड़े बड़े होते हैं उनको इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जेई में अगर हमारे को देखना है तो हमारा आंसर जो है जितना फास्ट है उतना बढ़िया है। तो वॉलिस थ्योरम क्या है, अगर आप 0 टू पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 साइन पावर nx यहां पर लिखा हुआ है, nx dx, कॉस पावर nx dx अगर यहां पर लिखा हुआ है, इसको अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, n-1, n में से ऑड नंबर माइनस करते जाइए ऊपर, नीचे इवन नंबर माइनस करते जाइए, तो n-1, n-3, n-5 एंड सोन, लास्ट में क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू मान लो कि मैंने 5 ले ली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1 यानी 4 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 5 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ही हमारे को रुक जाना है, लास्ट में या तो 1 आना चाहिए या 2 आना चाहिए, तो 1 या 2 ये 1 रुक जाएगा। नीचे इवन नंबर माइनस करना है, n-2, n-4 एंड सो ऑन, जब तक कि हमारे को 1 और 2 नहीं मिल जाता है। सीधा सीधा रिजल्ट हमारे को याद रखना है, कुल मिला के बात यह है, मल्टीप्लाइड बाई ए नंबर k। अगर n इवन है तो k की वैल्यू पाई बाई 2 ले लेना, n अगर ऑड है तो k की वैल्यू कितने ले लेंगे, 1 ले लेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है। ऊपर जो है ऑड नंबर माइनस हो रहा है, नीचे कौन सा नंबर माइनस हो रहा है, इवन नंबर, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये चीज और ध्यान रखना। मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 अगर n इवन है तो, एंड 1 अगर n ऑड है तो। इसी तरीके से मान लीजिए साइन और कॉस दोनों इन्वॉल्व है, साइन और कोस अगर दोनों इन्वॉल्व है तो यहां पर भी हम वही काम करेंगे, न्यूमरेटर में ऑड नंबर माइनस करेंगे, n में से भी एंड m में से भी, दोनों में अलग अलग, नीचे दोनों का सम करना है और उनमें से इवन नंबर्स माइनस करना है। नीचे दोनों का सम आएगा और उनमें इवन नंबर का सम माइनस करना है, अलग अलग नहीं करना है। मल्टीप्लाइड बाई ए नंबर k की वैल्यू पाई बाई 2 होगी अगर m और n दोनों के दोनों इवन है तो, एंड उसके अलावा m और n में से कोई भी नंबर अगर ऑड हो गया तो वहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लाइक कोस पावर 6 है, इवन नंबर है, ऊपर क्या आ जाएगा 6 माइनस 1, ठीक है, तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, फिर 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, फिर यहां पे लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा 6 माइनस 0, 6 माइनस 2, 6 माइनस 4 एंड सो ऑन, ठीक है। यहां पर n इवन नंबर तो पाई बाई 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 3 1 6 4 2 इंटू पाई बाई 2, n इवन है। यहां पर क्या है, साइन पावर 5 2x यहां पर लिखा हुआ, साइन पावर 5 2x यहां पर लिखा हुआ, लेकिन लिमिट कहां से कहा, 0 से पाई बाई 4। तो पहले यहां पर छोटा सा सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, 2x को t पुट कर दीजिए, 2x को t पुट करेंगे तो लिमिट कहां से कहां चेंज हो जाएगी, 0 से पाई बाई 2 में चेंज हो जाएगी। तो 0 से पाई बाई 2 साइन पावर 5t dt है, यहां पर भी वही उसी तरीके से वाली थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 5 3 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से। ये dt बाई 2 है तो इसका 2 हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, 4 बाई 15 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से साइन पावर 8x कॉस पावर 7 है, एक ऑड है एक इवन है, दोनों अगर इवन है तो किससे मल्टीप्लाई होता है, पाई बाई 2 से, उसके अलावा 1 से मल्टीप्लाई होगा हमेशा। तो यहां पर इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहां पर m जो है वो 8 है, ये n कितना है, 7 है, तो यहां पर इसका अगर मैं आंसर लिखना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1 7 5 3, कब तक लिखते जाना जब तक कि 1 या 2 नहीं मिल जाए।
यहां पर 7 है, यहां पर ही माइनस करेंगे, 6 4 2 0 पे नहीं जाना है, नीचे दोनों का सम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 13 11 9 कब तक लिखते जाना, लास्ट में 1 या 2 नहीं आ जाए, दोनों में से अगर कोई एक ऑड है तो कांस्टेंट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दोनों के दोनों अगर इवन है तो वहां पर कांस्टेंट के क्या हो जाएगा π/2। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी 4 है। प्रॉपर्टी 4 जनरली ऑड फंक्शंस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऑड फंक्शंस के डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो -a to a अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, -a to a अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0 to a fx प्लस f माइनस x dx हो जाएगा। अगर ऑड फंक्शन है तो f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा, ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। एंड अगर इवन फंक्शन है तो ये प्लस एफ एक्स हो जाएगा, तो 2f(x) हो जाएगा 0 to a। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। लाइक -π/2 से π/2 है, कॉस इवन फंक्शन है, तो सीधा इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos x 0 से π/2, 0 से π/2 में इसकी लिमिट आप कैलकुलेट कर सकते हो, sin nx इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा π/2, 0 से π/2 इसकी लिमिट पुट कर देंगे। tan x है, tan ऑड फंक्शन है, कुछ भी नहीं सोचना, -π/2 से π/4 है, सॉरी -π/4 से π/4 है, ऑड फंक्शन है, तो ये सीधा सीधा क्या लिख देंगे, डायरेक्टली 0 लिख देंगे। x³ है, -5 से +6 इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको आप ब्रेक कीजिए पहले प्रॉपर्टी 3 का यूज करके, तो इसको क्या लिखेंगे -5 से +5 x³ लिख देंगे, ताकि ये पार्ट सॉल्व ही नहीं करना पड़े हमारे को, सीधा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। एंड 5 to 6 x³ को इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर देना। ये क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि x³ ऑड फंक्शन है, एंड ऑड फंक्शन के लिए -a से a में fx dx की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी बाकी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी बाकी है, और वो क्या है माइंड मैप्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी बाकी है माइंड मैप्स। माइंड मैप्स क्या चीज है बच्चों, माइंड मैप्स बहुत ही अच्छी चीज है अगर आप बहुत फास्ट रिवीजन करना चाहते हो तो यहां पर मैं पूरा का पूरा माइंड मैप आप लोगों को बताऊंगा। एंड अगर ये आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसको डाउनलोड कर लीजिए, एंड इसके जो भी आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा के अपने रूम में चिपका लीजिए, ताकि आपको आते जाते दिखता रहे वो चीज, और वो रिवीजन होता रहे आपका बार बार। इनडायरेक्ट रिवीजन इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब बिना इंटेंशन के हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे सामने आएगा, अच्छा ये फॉर्मूला यहां पर होता है तो वो रिवाइज हो गया आपका। ठीक है, उसके अलावा एग्जाम टाइम पे लास्ट मोमेंट पे बहुत फास्ट रिवीजन करना होता है, तो उस टाइम पे ये चीज आपकी काफी हेल्प करेगी। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से मैं स्टार्ट करता हूं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, a से b fx dx का मतलब क्या हो जाएगा कि fx जो फंक्शन है x एक्सिस के साथ में कितना एरिया बना रहा है, x बराबर a से x बराबर b लाइन तक। इसमें क्या होगा, ऊपर वाला जो एरिया होगा उसको पॉजिटिव एरिया हम लोग लेके चलेंगे, नीचे वाला जो एरिया होता है वो नेगेटिव एरिया। एल्जेब्रिक एरिया की हम लोग बात करते हैं, तो नीचे एक्स एक्सिस के नीचे अगर कोई एरिया जा रहा तो वो नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा तो वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। लाइक यहां पे इस कर्व में मैं बात करूं तो a से C1 में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव एरिया हो जाएगा। C1 से C2 में नेगेटिव हो जाएगा, C2 से C3 में नेगेटिव हो जाएगा, C3 से B में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कोई फंक्शन अगर पॉजिटिव है ऑलवेज तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a से b fx dx वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। नेगेटिव है अगर उसकी वैल्यू a से b इंटरवल में तो उसका एरिया जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, एल्जेब्रिक एरिया नेगेटिव हो जाएगा, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर a से b में fx dx की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो क्रॉस करके नीचे से ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव एरिया प्लस पॉजिटिव एरिया ही 0 हो सकता है। अगर ऊपर का ऊपर है तो पॉजिटिव एरिया मिलेगा, नीचे का नीचे है तो नेगेटिव एरिया मिलेगा, लेकिन एरिया ही 0 हो रहा है, यानी जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है, यानी वो कंटिन्यूअस कर्व अगर है तो एक्स एक्सिस को जरूर क्रॉस कर रहा होगा, यानी कम से कम fx बराबर 0 का एक रूट होगा ही होगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन को अगर हमारे को कैलकुलेट करना तो पहले एंटी डेरिवेटिव निकाले, फिर आप लिमिट पुल करके सॉल्व कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज का भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लाइक प्रॉपर्टी 1, वेरिएबल चेंज करने से उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
प्रॉपर्टी 2, अगर वेरिएबल को इंटरचेंज कर देते, जो लिमिट उसको इंटरचेंज कर देंगे तो बाहर माइनस साइन आ जाएगा। प्रॉपर्टी 3 है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, अगर आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो किसी नंबर सी पे इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसको कितनी भी बार आप इस तरीके से ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, हाँ, वॉलिस फॉर्मूला। वॉलिस फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। साइन और कॉस्ट की कुछ भी पावर हो, इंटीग्रल पावर हो, उसमें काफी फास्ट कैलकुलेशन के लिए वॉलिस फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं। जस्ट हम लोगों ने खत्म किया ही है। तो 0 से पाई बाई 2 साइन पावर n लिखो या कॉस पावर n लिखो, ऊपर ऑड नंबर माइनस करना है, नीचे इवन नंबर माइनस करना है, k किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, k की वैल्यू पाई बाई 2 होगी अगर n इवन हो तो, और उसकी वैल्यू 1 होगी अगर n ऑड है तो। इस तरीके से ये भी हम लोग कर सकते हैं। साइन और कॉस दोनों एक साथ आ रहे हैं तो भी ऊपर सेपरेटली ऑड नंबर माइनस करते जाओ दोनों में से, नीचे दोनों के सम में से आप इवन नंबर्स माइनस करते जाओ, और k कांस्टेंट होगा। दोनों अगर इवन है तो पाई बाई 2, और दोनों में से कोई एक अगर ऑड आ गया तो वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रॉपर्टी 4 है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, ही हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो, एंड इसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा अगर फंक्शन एफ एक्स इवन। सो गाइज थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मजा आया है तो सारे के सारे बच्चे एक बार लाइक कमेंट जरूर ठोक दें एंड शेयर जरूर कर दे बच्चों। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई नीट क्लास 10th क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।